नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सत्ता में हम इंटरनेशनल सत्ता की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की परम मित्रता पर आधारित है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के साथ रूस की जंग पर ऐसा क्या कहा जो पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगा। इस पर सत्ता की विशेष कुंजी खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बाबा साकार हरि का क्लीन चिट वाला चमत्कार दिखाएंगे। हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं है। इसीलिए आज बाबा क्लीन चिट पर सत्ता की ऐसी कुंजी जो सिस्टम में बैठे बहुत सारे लोगों को थोड़ा चुभ सकती है। इस बीच कठुआ में हुए आतंकी हमले पर बड़ी खबर आई। यह पता चला है कि हमला करने वाले 3 आतंकी पाकिस्तान से आए थे, यानी भारत को कठुआ में मिला 5 जवानों की शहादत का जख्म पाकिस्तान प्रायोजित है और अब देश इसका बदला मांग रहा है। आज सत्ता में हम आपको राहुल गांधी की हनुमान भक्ति भी दिखाएंगे। सांसद बनने के बाद आज जब दूसरी बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो बछरावा के हनुमान मंदिर में किस तरह से अपनी हाजिरी लगाई, यह भी देखिएगा। वैसे आज रायबरेली में राहुल गांधी की मुलाकात शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां से भी हुई है। इस मुलाकात के दौरान शहीद कैप्टन की मां ने क्यों अग्निवीर योजना का विरोध किया और इस पर राहुल गांधी ने उन्हें क्या भरोसा दिया, यह भी आपको देखना जरूरी है। इसके बाद सोशल मीडिया की उस लक्ष्मण रेखा की बात जो एक बार फिर टूटी है। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर अहमद नाम के एक शख्स ने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिससे लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है। लेकिन कैसे पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया वाले इस अहमद की वैचारिक मरम्मत की तैयारी की है, यह भी देखिएगा। और भारत की ग्रोथ स्टोरी पर एक शुभ समाचार आया है। भारत में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4 करोड़ 70 लाख नई नौकरियां दी गई। इसी के साथ अब भारत में नौकरी पेशा लोगों की संख्या 64 करोड़ पहुंच गई है, जो मार्च 2023 में करीब 59 करोड़ 67 लाख थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सत्ता की। और आज हम आपको सबसे पहले बाबा साकार हरि का क्लीन चिट वाला चमत्कार दिखाते हैं। जो आश्रम के भक्त हैं और जो बाबा के भक्त हैं वो इस पानी को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो मन को उनका पूरा हो जाता। पानी है ताकतवर इसका, कैसे हमने पिया है, हमारा बुखार भी ठीक हुआ है यहाँ का। सत्ता में आज हम सबसे पहले आपको बाबा क्लीन चिट के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे न्यूज मित्र सोच रहे होंगे कि बाबागिरी के मौसम में आखिर ये नया बाबा कौन आ गया है। तो आपको बता दें, बाबा वही है, बस उस पर क्लीन चिट वाली कृपा नहीं है। नाम है नारायण साकार हरि, जिसके बहुत सारे फर्जी चमत्कार के बारे में आपने सुना होगा। उसके वीडियोस भी आपने देखे होंगे, जैसे चश्मे वाला चमत्कार, हैंडपंप वाला चमत्कार, सुदर्शन चक्र वाला चमत्कार। लेकिन आज हम आपको बाबा नारायण साकार हरि का क्लीन चिट वाला चमत्कार दिखाने जा रहे हैं, जिसने पुलिस, प्रशासन और सिस्टम को मानो ऐसे सम्मोहित किया है कि वो बाबा साकार हरि का नाम तक भूल गए। तभी तो उसका जिक्र ना तो किसी एफआईआर में होता है, ना जांच में, और अब तो एसआईटी की रिपोर्ट में भी बाबा नारायण साकार हरि के नाम पर घंघोर सन्नाटा साध लिया गया है। इसीलिए आज हम आपको सूरजपाल नहीं, भोले बाबा नहीं, परमात्मा और साकार विश्व हरि के नाम से मशहूर बाबा के बारे में नहीं, बल्कि उसके क्लीन चिट अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका सत्संग होता है। भगदड़ में 122 लोगों की मौत होती है, जांच होती है, सवाल उठते हैं, लेकिन कहीं भी कानून की किरणें बाबा के शक्तिशाली चक्रव्यूह को भेद कर उस तक नहीं पहुंचती। अब हम आपके सामने एसआईटी की रिपोर्ट के वो मुख्य बिंदु रखने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे, हे प्रभु,
हे प्रभु, ये क्या हुआ? बाबा के सामने सारा सिस्टम कैसे फेल हो गया? दरअसल एसआईटी ने हाथरस में हुए हादसे पर 300 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जो 125 लोगों के बयान पर आधारित है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में अफसरों को जिम्मेदार बताया गया है, आयोजकों को गुनहगार बताया गया है। लेकिन 300 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहीं पर भी बाबा का जिक्र नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार हाथरस में भगदड़ के लिए सत्संग के आयोजक मुख्य तौर पर जिम्मेदार हैं, लेकिन बाबा का नाम कहीं नहीं। यह रिपोर्ट बताती है कि हाथरस में जो हादसा हुआ उसके पीछे आयोजकों की लापरवाही थी, लेकिन बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार आयोजकों ने सत्संग में लाखों लोगों को बुलाकर उनके लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए, लेकिन इसमें बाबा नारायण साकार हरि का कोई दोष नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली, लेकिन बाबा एकदम पाक साफ है। आयोजकों के बाद जिनकी लापरवाही बताई गई है वो है स्थानीय पुलिस और प्रशासन, जिन पर यह रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हां, एक बार फिर बाबा पर कोई उंगली नहीं उठती है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सिकंदराराव के उप जिला मजिस्ट्रेट ने बिना मुआयना किए आयोजन की अनुमति दी, और इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। लेकिन इन सब के पीछे कहीं एक बार भी बाबा साकार हरि का नाम नहीं लिया गया। सोचिए, एक बस का ड्राइवर बस का एक्सीडेंट मारता है और ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। सोचिए, है ना कुछ वही हाल। यानी एक तरह से एसआईटी की रिपोर्ट बाबा नारायण साकार हरि को क्लीन चिट देती है। अब सोचिए, जिस बाबा के सत्संग में लाखों लोग आते हैं, बदइंतजामी की वजह से 122 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन ना तो कहीं भी उसकी जिम्मेदारी बनती है, ना कहीं उसका नाम लिया जाता है। अब बताइए, ये बाबा का क्लीन चिट वाला चमत्कार नहीं तो फिर क्या है ना चमत्कार, क्लीन चिट वाला। वैसे बाबा साकार हरि ने क्लीन चिट वाला यह चमत्कार सिर्फ पुलिस प्रशासन और सिस्टम के साथ नहीं किया, बल्कि यह चमत्कार भक्तों के साथ भी हुआ है। तभी तो जैसे ही हादसा हुआ, उसकी जांच शुरू हुई, फौरन कैमरे के सामने भक्तों की एक बहुत बड़ी फौज प्रकट हो गई। ये वो भक्त थे जिनकी बुद्धि को बाबा ने अपने पाखंड वाले प्रवचन से हर लिया है। इन भक्तों ने भी ना किसी जांच का इंतजार किया, ना रिपोर्ट का, और हाथों हाथ बाबा को क्लीन चिट थमा दी। किसी ने कहा बाबा नारायण साकार हरि पूरी तरह निर्दोष है, तो किसी ने कहा इस हादसे में बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। किसी ने बाबा को परमात्मा बता दिया, तो किसी भक्त के अनुसार बाबा बेकसूर है। वो भगवान है। हाँ, भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। हाँ। अब इतनी बड़ी मुसीबत भगवान के ऊपर टूट गई है, उस पे कैसे वो करेंगे? वो करेंगे, परमात्मा है, वो चाहे तो करेंगे, उनका ही सब कुछ है। सर, हम तो अपनी आस्था से भगवान मानते हैं। भगवान इसलिए मानते हैं, हम जितने भी क्या कहते हैं भाई बहन हैं जिनको जन्म मिला है, वो उनकी तो मृत्यु होनी है, किसी कारणवश हो, कैसे भी हो। हर इंसान जो पैदा हुआ वो नापैद होना है। इनका साफ कोई उसमें दोष नहीं है। परमात्मा है वो नारायण साकार हरि, वो कोई शरीर नहीं है, उस शरीर में प्राकट हुआ है वो नारायण साकार हरि परमात्मा का जय घोष किया। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो मेरी मतलब इन्होंने ऐसे बोला, पानी डाला वहाँ से मतलब करके, और तब मैं उठ के मतलब मुझे बहुत आ गया। मेरे नारायण हरि सब देख रही है। अच्छा। हाँ, सबको मिलेगा और सब होगा जो होना है। तो क्या वो भगवान मानती हैं आप उनको? हाँ, हमारे परमात्मा है। मौत के जिम्मेदार कोई नहीं। अपनी मौत के स्वयं नहीं जिम्मेदार। जान नहीं पाई कब तक मरी ना हम जान पाई। साथ तुम बताओ, तुम अपनी मौत जान पाई हो, हम अपनी मौत जान पाई। यकीनन सिस्टम को चित्त करने वाला ये बाबा का क्लीन चिट एपिसोड है।
आस्था के नाम पर क्या क्या हो रहा है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाबा ने ये क्लीन चिट वाला चमत्कार ऐसे ही कर दिया तो आप गलत हैं। नारायण साकार हरि असल में बाबा बनने से पहले पुलिस की भी नौकरी कर चुके हैं और उसने अपने पुलिसिया अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और इस्तेमाल कर कर अपनी बाबागिरी चमकाने के लिए क्या क्या किया है हम आपको बताने वाले हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो बाबा नारायण साकार हरि ने क्लीन चिट का इंतजाम एडवांस में कर लिया था और उसके जो सबूत हैं उसको जरा देखिए क्या है कि अब तक की जांच के अनुसार साकार हरि का साम्राज्य बहुत बड़ा है। 20 से ज्यादा आश्रम है, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन इसमें कुछ भी खुद बाबा के नाम पर नहीं है बल्कि उस ट्रस्ट के नाम पर है जिसके नाम पर यह खेल हुआ। इसी तरह लाखों रुपए का जो दान मिला उसमें भी कहीं भी सीधे तौर पर बाबा साकार हरि का नाम शामिल नहीं है बल्कि ये सारा दान ट्रस्ट को मिला है। बाबा के काफिले में बड़ी संख्या में लग्जरी गाड़ियां भी हैं, इसमें से कई गाड़ियां तो बिना नंबर के हैं और कई बाबा के नाम पर भी नहीं है। इसके अलावा जितने भी सत्संग होते थे उन सब में बाबा नारायण साकार हरि ही प्रवचन देते थे, लेकिन इस सत्संग की सारी जिम्मेदारी आयोजकों की होती थी। यानी जो अनुमति सत्संग के लिए ली जाती थी उसमें भी बाबा के नाम का जिक्र नहीं होता था। वैसे क्लीन चिट वाले इस चमत्कार में हमारे देश के कई नेता भी बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि हाथरस में हादसे के बाद कई नेताओं ने बयान दिए, राजनीतिक आरोप लगाए, लेकिन किसी ने एक बार भी ना तो बाबा का नाम लिया ना ही उसे इस हादसे का जिम्मेदार बताया। जो अब तक का चला आ रहा है सबसे मेन मुद्दा यही है कि बाबा को पकड़ा जाए, बाबा के ऊपर कार्रवाई की जाए, बाबा को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद भी बाबा का नाम क्यों नहीं है, सरकार क्यों उसको दोषी नहीं मान रही है। और सत्ता में अब बात दो परम मित्रों की दोस्ती की करते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। ये जो तस्वीरें आई हैं रूस से हैं और ये दोस्ती इन तस्वीरों से बयां हो रही है और इसका केंद्र प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। आज प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये देखिए आप, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज सम्मान। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि यह पूरे भारतवर्ष का सम्मान है। यह भारतवर्ष और पीएम मोदी के सम्मान की सिर्फ एक तस्वीर और एक कहानी है। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को की जमीन पर कदम रखा है उस समय से पूरे रूस में मोदी हो रहा है और पूरी दुनिया में भारत और रूस की परम मित्रता की चर्चा हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच डिनर पर मुलाकात और घर वाले माहौल में गप्पे मारने के बाद आज औपचारिक मुलाकात हुई, डेलीगेशन लेवल टॉक जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में क्रेमलिन में शामिल हुए, जिसमें कई मसलों पर बातचीत भी हुई और समझौते भी। सत्ता में आपको पीएम मोदी के रूस दौरे पर क्रेमलिन कुंजी दिखाते हैं, जिसके दो हिस्से हैं। ध्यान से देखिएगा। क्रेमलिन कुंजी का पहला हिस्सा है कूटनीति वाला, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद जैसे मसलों पर मंथन, बातचीत है। इन समस्याओं के समाधान की पहल है, एक अप्रोच है जिसमें कोशिश की जा रही है कि ये जो इश्यूज हैं, कंफ्लिक्टिंग इश्यूज, इन पर कोई ना कोई समस्या का समाधान निकले। दूसरा हिस्सा है मित्रता वाला, जिसमें घर वाले माहौल में गप्पे हैं, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट में सवारी है, जिसमें पीएम मोदी के सारथी खुद पुतिन, यादगार तस्वीरों वाला पूरा एल्बम है। यह भी एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा है। पहले बात करते हैं क्रेमलिन कुंजी के पहले हिस्से की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका को भारत से उम्मीद है, रूस को भारत पर भरोसा है। ऐसा है भारत का कूटनीतिक बैलेंस, जिसका गवाह आज रूस का क्रेमलिन बना। शिखर वार्ता के दौरान पीएम मोदी और पुतिन ने आतंकवाद और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे गंभीर विषयों पर गंभीर चर्चा की है। जो पुतिन पिछले 2 साल से यूक्रेन को बम, मिसाइल और गोलों से तबाह कर रहे हैं, उनके सामने पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध एक समस्या है। युद्ध के मैदान से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं। बम गोलियों के बीच शांति वार्ता असंभव है। आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति जरूरी है। शांति बहाली के लिए भारत हर संभव कोशिश करेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरनाक है। वहीं पश्चिमी देशों के सामने नहीं झुकने वाले पुतिन ने पीएम मोदी के सामने कहा कि वो
युद्ध खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए रूस आभारी है। आतंकवाद के मुद्दे पर पुतिन ने माना कि भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगतते थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई। У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мирным путем. एक गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की ये जो मुलाकात है, ये पूरी दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी है रूस के साथ एक अलाइनमेंट में आने की। और ऐसे में कौन सा देश बेहतर हो सकता है? सिर्फ भारत, जो कि एब्सोल्युटली न्यूट्रल है इस पूरे कैनवस में। अगर देखा जाए, रूस और अमेरिका की वर्चस्व की लड़ाई से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति कुछ ऐसी है कि दुनिया के दो शक्तिशाली देश जिनकी दुश्मनी जग जाहिर है, उन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी के संबंध अच्छे हैं। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष न सिर्फ पीएम मोदी को बुलाते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति वाले अंदाज में स्वागत भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं और घर वाले माहौल में गप्पे भी करते हैं। तस्वीरें देखिए आप जरा ध्यान से। आपको आज पीएम मोदी और पुतिन की क्रेमलिन मुलाकात के साथ जून 2023 में मोदी और बाइडेन के व्हाइट हाउस वाली मुलाकात की तस्वीरें दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा रशिया का ऑनर दिया गया है और वहां पर अमेरिका में सबसे बड़ा ऑनर क्या था प्रधानमंत्री के लिए, जब उनको खुद एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किया गया था। ये तस्वीरें संदेश देती हैं कि इस समय भारत ग्लोबल संतुलन साधने वाले ऋषि की मुद्रा में है। मतलब अगर आपको शांति चाहिए तो दुनिया को पता है कि वो कौन सा दरवाजा है जिसे खटखटाना है, और वो दरवाजा है साउथ एशिया का एक ऐसा देश जिसका नाम है भारत। अब क्रेमलिन की कूटनीतिक कुंजी से आगे बढ़ते हुए परम मित्रता वाली कुंजी की ओर चलते हैं, जिसमें औपचारिक हस्ताक्षर से एक सांस्कृतिक जुड़ाव है जो रूस में पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम में देखने को मिला। आज अपने रूस दौरे के दूसरे दिन जब पीएम मोदी मॉस्को में भारतीयों के बीच पहुंचे तो वहां गजब का उत्साह था। पीएम मोदी ने मॉस्को में भारत वंशियों को संबोधित करते हुए न सिर्फ भारत और रूस के अनोखे रिश्ते की बात की, बल्कि यह भी कहा वो अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आए, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आए। संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में घर घर में गाना गाया जाता है, सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गाना भले ही पुराना हो गया हो पर भावनाएं सदाबहार है। उन्होंने कहा कि रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना भी माइनस में चला जाए, दोनों देशों की दोस्ती गर्मजोशी के चलते प्लस में रहती। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में आता है हमारा सुख दुख का साथी, पुराना साथी। पीएम मोदी ने कहा कि रूस में 2 नए काउंसलेट खोले जाएंगे, कजान और येकेंटेरिनबर्ग में।
काउंसलेट खोलने का फैसले के बारे में उन्होंने सबको बताया। ये भी कहा कि इससे लोगों का रूस आना जाना और व्यापार करना आसान हो जाएगा। मोदी ने इन शब्दों से मॉस्को में भारत माता की जय के नारे इन शब्दों के बाद भारत माता की जय के नारे लगने लगे। खुद कुछ भावनात्मक तस्वीरों और शब्दों वाली इस न्यूज रील को देखिए। Привет, Москва! Как дела? मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। भारत के वैश्विक वर्चस्व और धमक के लिहाज से यह अच्छी बात है कि जो देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की नहीं सुन रहा, उस देश के राष्ट्रपति पीएम मोदी को मुलाकात के लिए बुलाते हैं। घर वाले माहौल में दोनों के बीच में बातचीत होती है, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यात्रा के पहले दिन नोवो ओगार्योवो में अपने आधिकारिक आवास पर परम मित्र मोदी का विशेष अंदाज में स्वागत किया था। ये जगह मॉस्को से थोड़ी दूरी पर है। वहां दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, काफी देर तक चर्चा हुई। कल से परम मित्र वाला जो नैरेटिव आप सुन रहे हैं, उसके लिए हिंदी में एक सुंदर शब्द है, वो है अंतरंग, यानी जो भावनात्मक रूप से निकट है, जिसके साथ गर्मजोशी हो। इसीलिए आप मोदी और पुतिन को अंतरंग मित्र भी कह सकते हैं, जिनके बीच घर वाले माहौल में आधिकारिक बातचीत नहीं बल्कि गपशप हुई। वैसे तो पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात की हर तस्वीर अनोखी है, उसमें दोस्ती वाली कहानी है, लेकिन एक वीडियो है जो दोनों की परम मित्रता को और भी बेहतर तरीके से दर्शाता है। ये वो वीडियो है जिसमें पुतिन ने पीएम मोदी को अपने आवास के चारों तरफ घुमाया, इलेक्ट्रिक कार की सवारी की। ये वो तस्वीर है जब पुतिन अपने परम मित्र मोदी के सारथी बन गए और राष्ट्रपति भवन की सैर कराई। इस इलेक्ट्रिक कार ड्राइव में अपनेपन वाला छाप। सत्ता में अगली खबर सोशल मीडिया के उन शैतानों से जुड़ी है जिनकी आंखों का पानी मर चुका है, जिनकी रगों में संवेदना का रक्त नहीं बल्कि घृणित सोच प्रवाहित होती है। और ऐसे लोगों का तिरस्कार होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस खबर को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो एक शहीद की पत्नी का है, जिन्होंने हाल ही में अपने पति के सर्वोच्च बलिदान के लिए कीर्ति चक्र को ग्रहण किया। हो सकता है इस वीडियो को आपने पहले भी देखा हो, अपनी संवेदना व्यक्त की हो, लेकिन अब इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आपको क्रोध आ सकता है। आप ये वीडियो देखिए और ये सोचिए कि इसे देखते हुए आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं। अंशुमन सिंह दामी मेडिकल को 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत।
कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये वीडियो शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी का है, जिन्होंने पिछले वर्ष सियाचिन में अपने साथियों को बचाते वक्त सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसीलिए 5 जुलाई को कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह ने अपने पति की ओर से कीर्ति चक्र ग्रहण किया। सोचिए, किसी शहीद के परिवार वालों का ऐसा दुख देखकर किसका दिल नहीं पसीजा होगा। इस वीडियो को देखकर ज्यादातर लोगों की भावनाएं उफान पर होंगी कि एक महिला को इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा। भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके व्यवहार में बिल्कुल भी मनुष्यता नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जितनी संवेदनाओं से भरा हुआ है, इस पर कुछ लोगों ने जो कमेंट किए वो उतने ही ज्यादा अश्लीलता से भरे हुए थे। अहमद नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर एक शहीद की पत्नी के बारे में जो कुछ भी लिखा वो इतना अश्लील है कि उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। ऐसी घृणित सोच का न सिर्फ तिरस्कार होना चाहिए, बल्कि ऐसे असामाजिक लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए, और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर जिस शख्स ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट अहमद के नाम से है और इसी अकाउंट से उसने शहीद की पत्नी के वीडियो पर भद्दे कमेंट किए। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने तुरंत ही इस मामले का संज्ञान लिया और इस शख्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने और फौरन एक्शन लेने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार अहमद नाम का यह शख्स दिल्ली का रहने वाला है, क्योंकि अपनी शिकायत में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका भी जिक्र किया है। साथ ही अहमद की अपमानजनक टिप्पणी को विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में देते हुए उल्लंघन बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग चाहता है कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जाए और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजी जाए। ये कार्रवाई हो भी जाएगी। लेकिन असल में यह आंकड़ा और धाराओं की बात नहीं है, ये उससे आगे की बात है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये घृणित सोच का मसला है। सोचिए जरा, कोई कैसे कर सकता है। खैर, हुटर जी फिर से बच गए हैं। आपसे फिर होगी कल मुलाकात। हमारी रील्स को देखिए, शेयर करिए, बहुत इंफॉर्मेशन है इसमें। नमस्कार।